हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के ऊपर। आज का दोस्तों आपका टॉपिक रहेगा जो पेपर वन में टोटल कितने यूनिट है और कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है, उस पर बात करेंगे। और पेपर टू पे भी बात करेंगे, कहां कहां से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे पेपर वन के ऊपर। अब पेपर वन में आपके टोटल देखा जाए 10 यूनिट, जो कि फर्स्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक। दूसरा आपका होता है रिसर्च एप्टीट्यूड, और तीसरा आपका होता है कॉम्प्रीहेंशन, और फोर्थ आपका होता है कम्युनिकेशन। फिफ्थ आपका होता है मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। और आपका सिक्स्थ आपका होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट उसके बाद आपका सेवंथ आपका होता है आईसीटी, अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। और एट आपका होता है, आपका आता है द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। और आपका नाइन्थ यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, जो आपका नाइन्थ है लॉजिकल रीजनिंग। अभी आपको लगेगा कि यहां भी लॉजिकल रीजनिंग, ये भी लॉजिकल रीजनिंग, अभी इसके दोनों को होता है। और टेंथ आपका होता है हायर एजुकेशन सिस्टम। बस ये टोटल आपके 10 यूनिट है। और हर एक यूनिट से पहले क्या होता था, अगर पुराना बेसिक देखेंगे, जब आपका 2019 तक का जितने पेपर हुए थे, इससे पहले और इसके बाद, यहां पर क्या होता था 2019 से पहले और 17-14 में अगर आप देखेंगे तो पहले क्या होता था दोस्तों, हर एक यूनिट से आपके 5-5 क्वेश्चन आते थे। लेकिन और पुराना अगर आप जाएंगे, पहले अब तो 50 क्वेश्चन आते हैं, पहले 60 क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2019 के बाद पूरा इसका पैटर्न चेंज किया गया। ये जो पूरा सिलेबस है 2019 के बाद, अब इसमें क्या कर दिया गया आपका 2019 के बाद, ये जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये जो आपका टोटल 10 यूनिट है। पहले अब क्या करता है, पहले इसमें 5-5 क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ, ऑनलाइन मतलब जब से एनटीए एग्जाम कराने लग गए, अब उसको कई शिफ्ट में एग्जाम करवाना पड़ता है। आप देखते होंगे कम से कम 20 दिन एग्जाम चलता है। अब 20 दिन अगर एग्जाम चलेगा तो उसको हर एक यूनिट से अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्या करता है, किसी का रेशियो बढ़ाएगा तो किसी का क्वेश्चन का रेशियो घटाता है। अब क्या कर दिया, आप देखते होंगे सबका अलग अलग बैच का एग्जाम होता है, किसी मॉर्निंग में, किसी के इवनिंग है, किसी 2 दिन के बाद है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन पेपर वन तो सबके लिए कंपलसरी है। इसमें क्या कर दिया गया है, कभी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो सकता है 7 क्वेश्चन कर दे, रिसर्च से 3 क्वेश्चन कर दे, इस तरीके का रेशियो बढ़ाने और घटाने लग गया। हायर एजुकेशन हो सकता है आपका 8 क्वेश्चन कर दे, मैथमेटिक्स हो सकता है 2 क्वेश्चन डाल दे, इस तरीके से क्वेश्चन का रेशियो घटाया बढ़ाया जा रहा है, जो टोटल मिलाकर के आपका 50 क्वेश्चन बनाता है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एक ही पैटर्न एग्जाम होता रहेगा तो काफी लोगों को लगेगा कि भाई कंपटीशन कुछ नहीं दिख रहा है,
तो कंपटीशन को बेहतर करने के लिए और बेहतर मतलब एक प्रकार से प्रोफेसर का निर्माण करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप लोग को क्या करना है, इसकी तैयारी कैसे क्या करना है, पहले इसके पूरे सिलेबस को देख लो। सिलेबस को देखने के बाद कम से कम 2-3 दिन बैठ के पढ़ो, 2-3 दिन लगातार पढ़ो। ये मैं नहीं कह रहा लगातार 4 घंटे पढ़ो, सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, रीड करो। ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, कंप्रिहेंशन क्या है, मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग क्या है, हर एक पॉइंट को एक बार समझ लो, पढ़ो। और जब आप पढ़ते पढ़ते सिलेबस को समझ जाओगे तब जाकर के एक यूनिट उठाओ पहले टीचिंग एप्टीट्यूड। इसको कम से कम अभी जिस मान लीजिए आपका जून में एग्जाम है, तो जून में अगर एग्जाम है दोस्तों, जिनका नए फ्रेश तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि अब जून में जो बच्चे आएंगे इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? अप्रैल और मई तक फॉर्म भरा जाता है, अब फिर नए बच्चे आते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो जून में क्या होता है, इनका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर देता है और कुछ करंट क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो अभी से आप क्या करो, बेस तैयार करने के लिए आप जैसे मान लीजिए 15 दिन, मैं तो कहता हूं बढ़िया से आप 15 दिन का टाइम रखो, जिसमें से आप रिसर्च और टीचिंग ये दोनों मिला करके पढ़ो 15 दिन, ठीक। और इसी में आपका कम से कम ऐसा भी करो, मान लीजिए अगर आप पेपर 1 तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो इसको कम से कम आप हर दिन इसके लिए 4 घंटे, और पेपर 2 का अगर आप पहले से पढ़ाई किए हो तो इसके लिए 3 घंटे, 3 आवर्स, इतना समय दो। तो तभी आपका क्या होगा, अगर पर डे इतना करोगे तो लगातार अगर कंसिस्टेंसी आप काम करते रहोगे तो पेपर 1 में इसलिए हमें ज्यादा टाइम देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जो नए लोग होंगे शुरुआत तैयारी, उनके लिए सब चीज नया लगेगा, टीचिंग रिसर्च का सब कुछ उनके लिए नया लगेगा, इसलिए इसमें हमें ज्यादा समय देना है। पेपर 2 में क्या कर रखते हैं, आप ऑलरेडी पहले से ग्रेजुएशन में प्लस आप मास्टर डिग्री जो पढ़ाई की होते पढ़े होते हैं, इसलिए अगर आप वहां 3 घंटे टाइम देंगे तभी वो चीजें आपको तैयार हो जाएगा। तो इसमें आप पूरा टाइम दो, क्योंकि ये जो होता है अगर इसमें भी आपका क्वेश्चन कम सही होता है तो इसमें भी पासिंग मार्क का एक रेशियो बना रखा है, 20 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए, तभी आपका 40% पासिंग मार्क होता है। इसमें कैटेगरी वाइज भी है, और ये जनरल की बात करते हैं, बाकी जो ओबीसी एससी है उनके लिए 35% ऐसा कर रखा है। तो 35 का धक्का लो, 17.5, 17 दूनी 34, मतलब अगर 18 क्वेश्चन सही है तो आप पास हो जाते हो, लेकिन इनके लिए 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो हमें यहाँ 20 और 30 के चक्कर नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा फुल तैयारी करके जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। लेकिन शुरुआत में पहले आप कम से कम 2 टॉपिक लो, एक दिन पढ़ो, फिर 2 टॉपिक लो, एक दिन पढ़ो, फिर उसके बाद मैथ जो ये है पूरा काफी बड़ा टॉपिक है, मैथ में आपको काफी चीजें, मैथ और डीआई ये दोनों एक साथ पढ़ो, प्लस उसके बाद आपका आईसीटी है, इसको अलग से तैयार करना, और द पीपल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम, ये दोनों टॉपिक एक दिन, मतलब 2 घंटे इसको, 2 घंटे इसको, 4 घंटा आप तैयारी कर सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से जैसा बेहतर लगे, किसी को इवनिंग कोई पढ़ता है, कोई मॉर्निंग में पढ़ता है, तो आपको जिस तरीके से बेहतर लगे पढ़ाई करने में उसी तरीके से आप पढ़िए। किसी के मैं बोल दूं नहीं आप ऐसा करो वैसा नहीं, आपको जो बेहतर लगे अपने तरीके से करो। इससे क्या होता है, जब आपको जिस टाइम मन करता पढ़ने उसी टाइम पढ़ो, और जिस टाइम मन नहीं करता, कभी कल देखिए हमारा ब्रेन का सिस्टम क्या होता है दोस्तों पढ़ाई का, ये भी इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेंट्रेट सब कुछ होता है, ऐसे ब्रेन क्या होता है ऐसे चलता है, इसी तरीके से चलता है। अर्थात कैसे, शुरुआत में जैसे आप पढ़ोगे 2-4 दिन बहुत मन करेगा, बहुत अच्छा लगेगा, कुछ दिनों बाद लगातार वही टॉपिक पढ़ते पढ़ते तो फिर आप बोरियत महसूस, फिर डिक्रीज अवस्था में, इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट होगा, डिक्रीज होगा, ये ऐसे चलता रहता है। अब इसको आप कैसे मेंटेन करते हो, बीच बीच में आप कभी मूवीज देख लिया करो, कोई वेब सीरीज देख लिया करो, घूमने चले जाया करो, माइंड को बीच बीच में गैप दिया करो। ये नहीं कि आप 24 घंटा पढ़ाई करो, 24 घंटा कोई पढ़ाई नहीं करता, बाकी सब बकवास करते हैं। पढ़ाई क्या होता है, जो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, जो सुनते हो, जो देखते हो, अगर वो दिमाग में बैठ रहा है तो समझो अगर याद हो रहा है तो ब्रेन क्या करता है, उस चीज को याद करता है, और फिर आप उसको जैसे मेमोराइज करते हैं, सोचते हैं तो दिमाग में आपको फीड बैठता है। लेकिन तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले किसी चीज का पहले बेस देखो,
फिर उसके बाद जब बेस देखने के बाद कलम कापी उठाओ, रफ टाइप को उठाओ, उसको रोजाना उस पर राइटिंग करो, लिखना शुरू करो। लिखने से क्या होता है, आपका कलम जब चलता है तो दिमाग चलता है। कलम तभी चलेगा जब दिमाग में कुछ होगा। तो सबसे पहले कोई बार पढ़ लो, उसके बाद दूसरी बार आप कलम कापी उठाओ और राइटिंग करो। राइटिंग चाहे जहां भी करो, रफ पेपर पे करो, कच्चे पेपर पे करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, वहां भी राइटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। इसको जितना आप चलाओगे उतना ही कलम चलेगा। और जिस दिन आपकी कलम चलना सीख गई तो आप समझो उस लेवल तक पहुंच गए हैं। ये होती बेहतर तैयारी का। और रट्टा मार कभी कोई तैयारी आज रटे हो, कल भूल जाओगे। और समझ के अगर आप चीजें पढ़ोगे तो कभी भूलेगा नहीं। तो आप कैसे पढ़ोगे, 2 टॉपिक उठाओ, 4 घंटे पढ़ना, 2 घंटा इसको समय दो, 2 घंटा इसको। मॉर्निंग टाइम इसको करो, इवनिंग टाइम आप अपना ही पेपर करो। बीच में गैप लो, थोड़ा टहल लो, घूम लो, मेमोराइज करो। ऐसे कम से कम लगातार अगर आप 3 मंथ अच्छे से कर लो, 90 दिन, इतना गारंटी दोस्तों, इतना गारंटी कह सकते हैं। पेपर होने या ना होने का मैं उसका नहीं गारंटी, क्योंकि देखो ये झूठी बात नहीं है। पेपर अगर आपके हिसाब से क्वेश्चन टकरा जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं मिलता। अब भाई किसी बच्चे से पूछा गया कि भारत की कैपिटल दिल्ली है, तो जब उसके सामने पता चलेगा क्वेश्चन लिखा है कि भारत की कैपिटल दिल्ली है, तो टिक मार दिया, क्वेश्चन आंसर मिल गया, तो पास हो गया। अब किसी को पता चला, पूछ रहा है, सिलेबस में दिया भारत की कैपिटल के बारे में, अब वहां पूछ रहा है बताइए कनाडा की कैपिटल कहाँ है या ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो आपको लगेगा ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये क्या पूछ रहा है। तो कोई भी बच्चा पास नहीं हो पाएगा, ये गारंटी है। लेकिन आज ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब सिलेबस में जो कहा गया वहां से सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिलेबस से आपका आता है सिर्फ 30%, ठीक। और बाकी आपका 20% होता है। अगर 100% की बात करें, मैं 50% की भी 50 क्वेश्चन आता है, बाकी 20% आपका जो आता है आउट ऑफ सिलेबस होता है। आउट ऑफ सिलेबस मीन्स आपका इकोनॉमिक्स से कोई भी क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, 20 दिन लगातार एग्जाम कराना है। तो आपका करंट से कहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए ट्रंप जो कितनी बार कौन सा आपके प्रधानमंत्री बने, या जो कौन सा हाउस है। आपको लगेगा ये क्या है, तो सिलेबस में था ही नहीं, इससे क्या टीचिंग से लेना देना। तो उसको जोड़ देंगे हायर एजुकेशन सिस्टम से, जोड़ देंगे, कहीं से जोड़ सकते हो। करंट पूछ लेंगे, द पीपल डेवलपमेंट से पूछ सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले कहाँ किया गया, पेरिस के सम्मेलन से क्यों अमेरिका निकल गया, तो अमेरिका के बारे में पूछ सकता है। क्योंकि उनको अब ये नहीं देखना है कि आप कितना नॉलेजेबल हो, अब उनको ये देखना है कितना आप जानते हो, ठीक है। तो जानकारी अगर आपको बेहतर करना तो रोजाना एक न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं नहीं कह रहा 10 न्यूज़ पढ़ो, 10 वीडियो देखो। आप 10 लोग से बात करोगे तो सबके 10 अलग अलग राय होती है। अब 10 के राय में आप घुस जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। किसी एक का वीडियो पकड़ो, कोई एक चैनल पकड़ो, या कोई एक न्यूज़पेपर घर पे लगा लो। और कोई एक किताब को 100 बार पढ़ोगे तो 100 आप बहुत तरीका सीख सकते हो। और 100 किताब लाके पढ़ते रहोगे, सिर्फ आप किताबें पढ़ोगे, तरीका कभी नहीं सीख पाओगे। ये डेफिनेट आप मान लीजिए, विश्वास करिए, ये चीज होता है। तो एक किताब को 100 बार पढ़िए, ना कि 10 चैनल पे जा रहे हो, 10 न्यूज़पेपर लगा रहे हो, जो कोई बोल दिया यहाँ से उठा लो, वहां से उठा लाओ। ऐसे तैयारी नहीं होती। तैयारी करना है, एक किताब लाओ, और जो यूजीसी नेट की साइट पे जाओ, वहां जो उनका पीवाईक्यू है प्लस उनका जो सिलेबस है उसको बार बार रीड करो, तब ये पूरी तैयारी आपका हो जाता है। बाकी इसमें अगर आप देखा जाए तो पूरा कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन पूछने लगे। जैसे टीचिंग है, अब टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग का मतलब होता है एक टीचर की पर्सनालिटी कैसी होती है, उसके ड्रेस से, उसके कैप से, उसके आंख से, उसके बाल से, उसके स्किन पे मत जाइए, उसके नॉलेज पे जाइए। क्या वास्तव में जो सिलेबस अकॉर्डिंग वो बात करता है, जो सिलेबस में पॉइंट है, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करेगा तब तो भाई ठीक है। अब पता चला कोट टाई लगा के टीचर आ गए, अब आपका जो पेपर के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रहा, कुछ एडवांस चीजें आपको बताया नहीं जा रहा है, तो आपका उसी वीडियो के सहारे बैठे रह जाओगे। मैं तो बार ये कहूंगा दोस्तों, वीडियो देखना कोई गलत बात नहीं, बट उसको ये देखो क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात हो रही है। ये चीजें बहुत जरूरी मायने रखता है। आजकल बहुत से बच्चे यूपीएससी तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, चैनल तो हजारों हैं, लोग अपना मार्केट चला रहे हैं। मैं यहाँ मार्केट करने नहीं है, जो कुछ मैंने सीखा किसी का तो भला हो जाए, कोई तो कम से कम सीख सके। दोस्तों मेरा यहाँ कोई
वो नहीं मैं पैसे के लिए आता, यस लाइक करो सब्सक्राइब, मैं कभी ये सब बोलता भी नहीं, मेरा आदत भी नहीं है, ये मेरी खुद की अपनी शौक है, पैसेंस है, जो जो कह एक पेशेंस होता है, एक पैशन होता है, मेरा तो पैशन है इस चीज करने का। तो अब मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ते हो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देखो भाई, इसका पहले कॉन्सेप्ट क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग क्या है, री टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, ये सारी पॉइंट अगर वो टीचर बताता है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें डिस्क्राइब करता, वर्णन करता है, तब तो ठीक है। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड आप पढ़ते हो, रिसर्च क्या है, इसका योगदान क्या है, ये हमारे समाज को कितना बेहतर करता है। आप पढ़ोगे पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविस्टिक क्या है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या करता है रिसर्च में, ये बेसिक चीज आपका रिसर्च। जब रिसर्च पढ़ोगे थोड़ा इसमें स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की बात करता है, जिसमें आप पढ़ेंगे एनोवा टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है, जेट टेस्ट क्या है, ये सारी पॉइंट इसी में इंक्लूड है। या आपका ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है, हाइपोथेसिस रिसर्च क्या है, नल हाइपोथेसिस की सारी पॉइंट इसमें इंक्लूड है। तो जो मैंने बोल रहा हूं दोस्तों, आप एक बार, आजकल तो सबके पास इंटरनेट है, मोबाइल, अगर पढ़ने वाले के पास बहुत आसान हो गई पढ़ाई करना आजकल। पहले क्या होता दोस्तों, किताब ही 700-800 की मिलती थी, उस किताब को लाते फिर पढ़ते, अपडेटेड करना। आज तो अब न्यूज़पेपर है, कोई आजकल न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हर दिन पढ़ो, अगर आपको प्रोफेसर बनना पढ़ना पड़ेगा, इससे आपका रीडिंग अच्छा होगा। जितना आप रीड करोगे तो आपकी जुबान खुलती है, जुबान मतलब टंग खुलेगी, आप बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन में, आपकी पूरी बॉडी में एक वाइब्रेट क्रिएट होता है, एक एनर्जी क्रिएट होता है, जो आप सीखने में काम करता है। यकीन मानिए, जब आप किसी से बोल बोल के बात करते हैं तो आप पॉजिटिव महसूस करते हैं, आपके अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर आती है। अब आप शांत मारे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में कोई वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होता, ये भी चीज याद रखिए। अगला बात करते हैं कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स क्या होता है, एक पैसेज दे देगा किसी भी आधार पे, इकोनॉमिक्स के आधार पे हो सकता है, एनवायरमेंट के आधार पे हो सकता है, करंट में जैसा भी बजट आया है तो बजट के ऊपर आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। कल मैं बजट के ऊपर भी बात करूंगा। बजट में वैसे दोस्तों 5 पॉइंट ज्यादातर ध्यान रखा गया है। अब उसको जी, उसका नाम है, थोड़ा सा एंड कर दे, GYAN, 4 पॉइंट। अब इसमें क्या है, ज्ञान नाम है। जी का मतलब होता है गरीबी, अब जैसे पैसेज आ गया इसी पे, गरीबी। वाई का मतलब होता है युवा, ए का मतलब होता है अन्नदाता फार्मर, और एन का मतलब होता है आपका नारी। तो ये 5, इस 4 पॉइंट पे ज्यादातर फोकस कर रखा है। अब गरीब के लिए क्या कर रखा है गवर्नमेंट, भाई ठीक, गरीब के लिए कोई कोई योजना बनाएगा, जैसे अंत्योदय योजना हो गया, राशन बांटना। आजकल जैसे अभी चुनाव चल रहा है दिल्ली में, एक दूसरे को होड़ मचा है, मैं 25 लाख दूंगा, कोई मतलब 2500 दूंगा, मैं बिजली फ्री कर दूंगा। अरे भाई, तुम अपने जेब से थोड़ी देगा, आम जनता के जेब से तो टैक्स काटेगा। ये चीजें चल रहा है, ठीक है, गरीबों के लिए जो करना भैया करो। अरे मैं तो कहता हूं लोगों को, ठीक है मदद करो, कोई गलत बात नहीं है, पैसे से मदद करो, खाने पीने से खूब करो मदद, बट वो मदद करते रहोगे तो उसी का वो आदी बन जाएगा, कभी कुछ बेहतर नहीं करेगा। उसके अंदर जिम्मेदारी पैदा करना सीखो, अर्थात सिखाओ, कुछ मछली मत दो उसको, मछली पकड़ना सिखाओ। तो बार बार कब तक ये गरीबी का रोना पीटा जाएगा, भाई गरीबी कब तक मिटेगी नहीं। यूथ है, युवा है, तो युवा को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार मत दो, उसके अंदर रोजगार पैदा करने का कॉलेज या स्कूल में एक ऐसा चीज सिखा दो, खुद वो बाहर निकलेगा, 10 लोग को रोजगार देगा। अब जैसे मैं पढ़ लिया, मैंने जो सीख लिया, अगर मैं ऐसे चैनल बनाता हूँ, मेरे पास कुछ अगर काम करने वाले मिलेंगे, कोई टाइप राइटर मिलेगा। अभी एक स्टूडेंट ने नोट्स मांगे, दोस्तों मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। नोट्स तो मैं बना के पेपर पे लिख करके, या जो भी है कलम कापी से बना के मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो आप समझ नहीं पाओगे नोट्स का। नोट्स क्या होता है, नोट्स से आप पढ़ लोगे, लेकिन नोट्स से बेहतर है कि पहले ये चीज समझो, बेसिक चीजें, किताबें पढ़ना शुरू करो। और मैं नोट्स दूंगा, अभी मेरे पास काफी चीजें मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जिस दिन अच्छे से मेरे पास कुछ और हो जाएगा तो टाइपराइटर रखूंगा, टाइपर भी होगे, अच्छे अच्छे बनेगा, आप लोग के पास पहुंचेगा, मैं मदद करूंगा दोस्तों।
करूँगा, जरूर करूँगा। तो अगला हम बात करते हैं, जैसे इसमें ये जो इसी से जुड़ा हुआ बात कर देते थोड़ा। ए से, हाँ, अब पहले युवा की बात करते हैं। युवा के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अब रोजगार के बारे में क्या सोचा भाई? कॉलेज से ही इसको सिखाओ, इंटर कॉलेज में सिखाओ, हाई स्कूल में सिखाओ। अगर वो कंप्यूटर फील्ड में जाता है, कंप्यूटर बनाना सीखना, मोबाइल बनाना सीखना चाहता है, या कोई नया करिकुलम करना चाहता है, सिंगिंग में जाना चाहता है, आर्ट बनना चाहता है, किसी भी चीज फील्ड में जाता है, तो उसके अंदर यहीं से उसके अंदर युवा को एक रोजगार का एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करो। ये नहीं कि वो ग्रेजुएशन के बाद जाके यूपीएससी तैयारी करे, यूजीसी नेट की तैयारी करे, वो भी करे, लेकिन उससे पहले उसके अंदर एक ऐसी है कि बेसिक, कहते नहीं जैसे पौधा होता है, एक अंकुरित होता है, तो उसको जैसा सहारा मिलता है वैसे पौधा बढ़ जाता है। तो उसके लिए सहारा बेहतर करो, कॉलेज में ही सपोर्ट करो, अच्छे गुरु, अच्छे लोग की भर्ती करो, तभी तो अच्छे लोग निकल के आएंगे। अगला है, एक मीन्स होता अन्नदाता। अब किसान को लेकर के काफी फोकस किया गया। अब किसान वर्ग में अभी जो बिहार को टारगेट किया गया, बिहार में अब चुनाव आने वाला है, तो वहां पर मखानी, जो मखाना होता है लोग खाते हैं, उसको लेकर के काफी फोकस हुआ है। उड़ान को लेकर के फोकस हुआ। उड़ान मीन्स वहां पर काफी एयरपोर्ट वगैरह बनाया जाएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफी काम किया। 51,00,000 करोड़ रुपए का बजट टोटल बना है, और ये पूरा खर्च करना है उनको। और फिस्कल डिफिसिट को भी कम करना चाहते हैं। तो काफी पॉइंट में कल बात करूंगा उस पर, पूरे बजट पे। और एक पॉइंट आपका है, एन मीन्स होता है नारी। नारी में जो आपके हैं, जैसे वुमेन हो गए और SC ST जो महिला है, उनके लिए एक कार्ड बनता है। उस कार्ड के आधार पे लोन ले सकते, 2 करोड़ तक का उनको लोन मिल सकता है। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जिसको इंटरप्राइज बोलते हैं। एक टॉपिक और भी इसी में आपका इंक्लूड है, जिसको बोलते थे दोस्तों, इसी में आपका कंप्रिहेंशन भी मिल सकता है, उसको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। M मीन्स माइक्रो, S मीन्स स्मॉल, और M अगला मीन्स मीडियम, और इंटरप्राइज, E मीन्स इंटरप्राइज। अगर अब मान लीजिए इसमें पहले क्राइटेरिया रखा गया था 2.5 लाख, अब उसको बढ़ा दिया गया है। इसका भी देख लेना, इसका रेशियो बढ़ा। मैं कल इसका पूरा बजट ही करवाऊंगा, पूरा बजट लाके पूरा यहाँ पर एक टॉपिक बता दूंगा। और एक चीज किया गया है, 12,75,000 तक का आपका टैक्स नील है। लेकिन वो नील क्या है, अभी टैक्सेशन 1961 का भी एक हफ्ते बाद पूरा रिपोर्ट आएगा। टैक्सेशन का पूरा सिस्टम चेंज किया गया है। अब देखते हैं एक हफ्ते बाद क्या आएगा, पहले दिल्ली का चुनाव हो जाए। अगर इनके लिए पॉजिटिव आता है तो उसमें चेंज करेंगे, और नहीं आएगा तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट लाके ठोक देंगे। ये आइडिया मुझे लगता है। मैं सरकार की कोई पॉलिसी खिलाफ नहीं, बट ठीक है, आम जनता है, जागरूक है, जानना भी चाहिए। अगला बात करते हैं आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता है दोस्तों, जो हम आप बात करते हैं, फेस टू फेस बात करना, इनडायरेक्ट बात करना, फॉर्मल रिलेशन क्या है, इनफॉर्मल रिलेशन क्या है, मतलब कम्युनिकेशन क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, अर्थात जिसको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है, ये बेसिक आपका कम्युनिकेशन की बात करेगा। मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग में आप पढ़ेंगे जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, नंबर, जिसको नंबर सिस्टम क्या है, या सीरीज क्या है, वर्क एंड टाइम क्या है, एवरेज क्या है, ये सारी पॉइंट आपका मैथमेटिक्स की बात करता है। और लॉजिकल रीजनिंग इसमें जो आपका पढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपका आता है जैसे कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, सिलोजिज्म क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, पजल क्या है, ब्लड रिलेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सारी पॉइंट आपका लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है। अगला हम बात करते हैं जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको सिर्फ इतने कह देता जोड़ घटाओ गुणा भाग, अर्थात मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन ऐड और डिवाइड, ऐसे काम नहीं चलते। यहां पर क्या होता है, आपका डेटा बड़ा दे देता है, आपको उसको कम से कम जिसका 20 तक या 20 तक जिसके टेबल आता है तो उसको कर सकता है। लेकिन इसमें अगर आप मान जोड़ घटाओ ठीक है, परसेंटेज करके आप जोड़ोगे, फिर परसेंटेज निकालोगे, फिर उसको घटाओगे, तो काफी क्या करता हो आपका एक प्रकार से माइंड के एक्सरसाइज करा देता है। तो बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन आप सीख सकते हैं। इसमें आपका आता है जैसे सर्कल दे देगा, या आपका कोई टेबल बना के दे देगा, या लाइन ग्राफ बना के दे देगा,
तो वहां से पूछ लेगा पिछले साल आबादी इतनी थी और प्रेजेंट टाइम इतनी आबादी है, दोनों में डिफरेंस बताइए। ये सारी पॉइंट आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका आईसीटी। आईसीटी मींस आज का प्रेजेंट टाइम में आईसीटी का ही जमाना है भाई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। जिसके पास आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में जितना पता होगा कि भाई रैम क्या है, जीबी क्या है, एमबी क्या है, केबी क्या है, टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सब तो आप जानते ही होंगे। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, ये सब तो आप जानते हो। मदरबोर्ड क्या है, सीपीयू क्या है, ये सब तो आप जानते हैं। ये सारी पॉइंट ये पूछना चाहता है। और कुछ लेटेस्ट पूछ लेगा कि भाई कंप्यूटर कुछ जनरेशन पूछ लेगा, या कंप्यूटर में आपका बेसिक जैसे विंडोज है, या कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर नए आए हैं, विंडोज एक्सपी क्या है, विंडोज 19 क्या है, विंडोज 2000 क्या है, तो कुछ नए सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकता है। प्लस इसके जनरेशन पूछेगा, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, किसमें ट्रांजिस्टर लगा, किसमें वैक्यूम ट्यूब था, किसमें आईसी था, किसमें वीएलएसआई था और किसमें यूएलएसआई था। ये बेसिक चीज यहां से पूछता है। प्लस आपका आता है सॉफ्टवेयर पार्ट क्या, हार्डवेयर पार्ट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या और आउटपुट डिवाइस क्या है। देन उसके बाद आपका पूछता है दोस्तों नेक्स्ट, उसके बाद मॉडेम क्या है, राउटर क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, ऑडियो कॉन्फ्रेंस क्या है। नेक्स्ट उसके बाद आपका बाइनरी सिस्टम क्या है, ऑक्टल क्या और हेक्सा क्या है। तो मैंने जितने पॉइंट आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसमें जितना पॉइंट है, जितना आपको बता रहा हूं, ये सब आपके पूरे सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको होता है द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये देखिए क्या है भाई, पहले शब्द आप समझिए इन्वायरमेंट। अगर आपके आसपास, जैसे आप किसी घर या परिवार में या शहर या कस्बे में कहीं भी रहते हो, आसपास का माहौल अच्छा होगा तभी आपके घर का विकास अच्छा होगा। आपके घर में अगर सुख शांति होगा, बढ़िया प्रेम से लोग रहते होंगे, रोजाना चिक चिक बाजी नहीं होगा, तभी आपका मन पढ़ाई में लगेगा ना, तभी आप विकास कर पाओगे। मैं इसलिए समझाना चाह रहा था कि अगर आपके इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट किसका पार्ट है, नेचुरल प्रोसेस। बार बार अगर प्राकृतिक आपदाएं ना आते हो, डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, जिस प्रकार से आपके प्रबंधन के लिए सरकार व्यवस्था बनाती है, कहीं भूकंप ना आए, ज्वालामुखी नहीं आ रहा, बाढ़ नहीं आ रहा, सूखा नहीं पड़ेगा, अगर ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज और ह्यूमन एक्टिविटीज जो होता है, ये दोनों अगर पॉजिटिव है, निगेटिव थॉट में नहीं है, तो मानव का विकास होगा कि नहीं होगा, होगा ही जरूर। तो द पीपल डेवलपमेंट के विकास होगा, और सरकार इस विकास को बेहतर करने के लिए जिसमें कुछ पॉइंट लेके आता है, एसडीजी क्या है, एमडीजी क्या है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इकोटोन सिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है और कन्वर्जन जोन क्या है। अर्थात नेचर को बचाने के लिए सरकार क्या क्या पॉलिसी बनाती है। कहीं अमेरिका में होगा, कहीं जापान में होगा, कहीं आपका अलग अलग कंट्री में होता, तो उसको याद रखिए। जैसे सीओपी क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में समझो। और पेरिस का सम्मेलन क्या है, ब्रिक्स का सम्मेलन क्या है। सिर्फ ब्रिक्स का मतलब ये नहीं होता ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये सब बैठ करके आपस में इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, नहीं। इन्वायरमेंट को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके बात की जाती है। अगर पर्यावरण नहीं ठीक होगा तो कैसे विकास होगा। आपकी अगर आपके घर का माहौल ठीक नहीं होगा, रोज लड़ाई होता हो, रोज झगड़ा होता हो, या किसी से रिश्ता चल रहा, बार बार कॉल काटता, आपको ब्रेकअप की बात होगा, आप पढ़ाई कर पाओगे। आजकल देखिए सबसे बड़ा एक नई डिजीज आ गई है, ब्रेकअप, रिलेशनशिप। ये युवाओं को बर्बाद करने वाला नया ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया भारत में। पहले दोस्तों, मैं तो अगर देखा जाए तो 2012 का पुराने उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करके बैठा, इतना चीजें मैंने नहीं देखा जितना अब ज्यादातर आजकल चीजें हैं। उस वक्त एक चीज और था, मोबाइल भी इतनी नहीं थी। घर में एक मोबाइल होती 1600 सेट या 1200 सेट, जिसके घर में एक मोबाइल आती लगता था भाई के पास मोबाइल है। आज हर व्यक्ति के पास एक एक नहीं 2-2 मोबाइल है। पहले तो 2000-3000 की मोबाइल लेना बड़ी दुश्वार हो जाती थी। आज आदमी लाखों की मोबाइल लेके जेब में घूम रहा है, किस्त पे मोबाइल मिल रही है। लेकिन अब यही मोबाइल से आपके पास हजारों लोग का नंबर होगा, 1500 लोग का नंबर होगा, लेकिन बातें किससे होती है, एक या दो से होती है। अब एक ही दो लोगों से जो आपकी बात होती है, उन्हीं से अपनी मन की बात आप कहते हैं या उनकी आप बातें सुनते हैं। यही होता है ना। आप घर में हो, आपके मम्मी पापा हैं, आप उनसे भी बात नहीं कर पाते हो। बहुत जेन्युइन लोग हैं जो थोड़ा बहुत करते हैं माँ बाप से। बीवी है, उससे आप बात नहीं कर रहे तो आपकी बीवी आपसे बात नहीं कर रही, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं। ये सब क्या हो रहा है, ये मोबाइल ने
न जाने ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल क्रिएट कर दिया, गलत चीज नहीं है, बट लोग इतना इसमें डूब गए। जो ये मशीन, किसी ने कहा था मशीन का आविष्कार करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन वो मशीन अगर आप पे आविष्कार करना शुरू कर दिया, आप उसे गुलाम बन गए, तो उसी दिन से आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, उसी दिन से आप एंजाइटी का और मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। तो हमें क्या करना दोस्तों, काफी चीजें बड़ी होती जा रही, बात को बस सुन लीजिए। आज के प्रेजेंट टाइम में आप मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसको उतना ही यूज करो जितना आपके काम के लायक हो। हद से ज्यादा उसमें आप डूबेंगे तो क्या करता है, एक तो रेडिएशन भी निकलती है, ब्रेन को भी इम्पैक्ट करती है, आपको हार्ट बीट को इम्पैक्ट करती है, एक निगेटिव वायरस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपको सफोकेशन महसूस करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते। बहुत लोग मोबाइल सिरहाने लेके सोते हैं, ऐसा मत करिए, इससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन आपके हार्ट और ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है। तो जागरूक बनिए, अवेयर बनिए, तभी लोगों का विकास होगा। ठीक है, तो मैं जो आजकल नए नए कॉन्सेप्ट है, जैसे आईसीटी का पार्ट आता है, जेमिनी क्या है, मेटा क्या है, ये काफ़ी चीज़ें आजकल आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इतनी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, काफ़ी लोग को जॉब ही छीन लेगी दोस्तों। आप सोचिए, आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ें हैं, अब ये जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, आर्टिफिशियल ऐसी हो जाएगी, ऑटोमेटिक पूरा कंप्यूटराइज हो जाएगा, एक आर्टिफिशियल एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं सब वही पढ़ा रहा हूँ। कितने लोग की जॉब छीन लेगी, बेरोजगारी बढ़ सकती है। काम तो आसान करेगी, बट वो एक मशीन है, वो आपको इस तरीके से इमोशनल अगर उसमें डाल दिया गया तो आपके साथ रोना शुरू कर देगा, आप मोटिवेट करना शुरू कर देगा, आप समझो कि मानव से कितने कटते चले जाओगे। और जब तक आप मानव से मानव नहीं जुड़ा होगा तो आप यही हाल होगा। तो ये भी है जिंदगी, आजकल लोगों की बड़ी, मैं देखता हूँ शहरों में बहुत लोग फ्रस्ट्रेट, हर कदम पे माँ बहन की गालियाँ दे देते हैं, इतना टॉक्सिक रिलेशन होते जा रहा है। क्या कारण है, इस पे बैठ के कभी लोगों को चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी ले लेना, 2 वक्त की रोटी खाना ही नहीं होता है, आपको एक पीसफुल होना चाहिए। मैंने बहुत मेरे दोस्तों 2-3 लोग को जानता हूँ, अच्छी अच्छी नौकरी, अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, ऑफिस से आते बेचारे बहुत परेशान होते हैं। उनको लगता है कि कहाँ जीवन फंस गया, मैं क्या हासिल किया, खा रहा हूँ, जी रहा हूँ, मन की बातें नहीं कर पा रहा हूँ, तो मोबाइल पे ढूंढते हैं। मोबाइल में देखा जाए तो वही हमारे आप जैसे लोग घुसे बैठे रहते हैं, वो कौन सा ज्ञान देंगे। जब तक किसी व्यक्ति को फेस टू फेस बात ना हो, या कहीं आप कुछ दिन के लिए नेचर से जब तक नहीं जुड़ेंगे, तो आपका मन को शांति नहीं मिलती। इस पे भी चर्चा करेंगे, कभी बात करेंगे। अब बात करते हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग क्या है दोस्तों, देखिए इसमें आप जब पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग में आपका टॉपिक आता है स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, देन अगला टॉपिक आपका आता है सब कुछ ही जो हमारे आसपास समाज में घटता दोस्तों, सब कुछ इसी में है। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जिसमें आपका कंट्राडिक्टरी क्या है, सब कंट्राडिक्शन क्या है, या कंट्राडिक्शन क्या है, सब अल्टरनेटिव क्या है, सारे पॉइंट आपको बताएंगे। देन उसके बाद आपका ऑर्थोडॉक्स क्या है, ऑर्थोडॉक्स क्या है, जिसको इंडियन लॉजिकल रीजनिंग बात करेंगे। इसमें जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, चार वाक क्या है, जीविका क्या है, हिंदुज्म क्या है, सारा पॉइंट आपको बताएंगे। नेक्स्ट उसके बाद परमाणा क्या है, और टाइप्स ऑफ परमाणा क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, शब्दा क्या है, एंड टाइप्स ऑफ अनुमाना क्या है, व्याप्ति का और हेत्वाभास क्या है, ये सभी पॉइंट आपका इसमें मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करेंगे हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन सिस्टम मतलब क्या, भारत का प्राचीन काल के एजुकेशन सिस्टम क्या था, और प्री एजुकेशन सिस्टम क्या था। प्री मतलब जब अंग्रेज 1947 से पहले का एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़ेंगे कि भाई चार्टर्ड एक्ट आया तो क्यों लाया गया, ये चार्टर्ड एक्ट क्या था और अधिनियम क्या है, ये क्यों लाए थे। देखिए ब्रिटेन क्या था, आप काफी काल देखिए चीजों को बारीकी समझो। आज के दौर में, आज का प्रेजेंट टाइम में कोई किसी का है नहीं। आप सोचो ये क्या बात है, हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के ही बस एक दूसरे से जुड़ा है, और जिस दिन इंसान का स्वार्थ खत्म, आपसे रिश्ता खत्म। हर एक व्यक्ति स्वार्थ बस जुड़ा है, मैं भी स्वार्थ बस जुड़ा हूं। मैं ऐसा कैसे कह दूं मैं गलत, मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व हूं, और यही स्वार्थ लोगों के एक माया जाल के रूप में बांध रखा है। ऐसे एक कहानी आपको सुना देते हैं, चलिए कभी काल बड़ी अच्छी बात कर देते हैं, अब याद ही आ गया। एक जातक कथा की मैंने कहानी पढ़ रहा था, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो आप किसी से जोड़ सकते हो, डजंट मैटर। एक बार नारद जी ऐसे जा रहे थे रास्ते में,
रास्ते से जा रहे थे, पूरी वो तो भाई भ्रमण करते हैं। नारद मीन्स होता है आपका विचार, आपका सोच, आपकी एक्टिविटीज। जैसे कहते हैं ना कि एक तरफ अमृत निकला, अमृत कहाँ से निकलता है? अमृत आपके दिमाग में, पॉजिटिव और निगेटिव। जब दोनों बैठ कर आप में चिंतन करते हैं क्या सही है लाइफ में, क्या गलत है, जब आप चिंतन करते हैं तो उसमें कोई कोई चीज निकलती है। 1 मिनट में आपके दिमाग से लाखों थॉट पैदा होते हैं। यही मंथन है, यही आपके अमृत का बेसिक कलश होता है। और लोगों ने उसको जो मैसेज दिया, किसी चित्रण बनाया, लेकिन उसको लोग गलत तरीके से पिरो दिया। आइए बात करते, जो टॉपिक था, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग बैठे थे और नारद जी जा रहे थे। तो नारद जी के मन में एक सवाल उठा कि आज इन तीनों लोग से पूछते हैं, इन प्रभु से, कि इंसान को सबसे प्यारा चीज क्या है। देखिए आज के प्रेजेंट टाइम की कहानी है दोस्तों, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बात सुन लीजिए। तो नारद जी जाके पूछते हैं ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से, बताइए सबसे प्यारा चीज क्या है। तो उसके बाद ब्रह्मा बोलते हैं पुत्र। बोले पुत्र इतना प्यारा है? बोले क्यों नहीं। तो विष्णु से पूछते हैं आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि धन। और उसके बाद इनसे पूछते महादेव से, पालनहार से, इनसे पूछते भाई। तो इन्होंने कहा देखिए भाई, जान सबसे प्यारी होती है। 3 शब्द आते हैं, कौन कौन? पुत्र, धन और जान। यही में तीनों में दुनिया फंसी है। आइए समझते हैं कैसे। इसलिए कोई जोड़ा थे, उनका लगभग शादी हुए 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। कभी गुरुद्वारा जा रहे हैं, कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी चर्च जा रहे हैं, सब जगह मिन्नतें कर रहे हैं, प्रभु पे कृपा कर रहे हैं, लोगों को, कुत्ते को, जानवर को सूखी रोटी या जो भी अपने घर का अनाज पानी सब कुछ खिला रहे हैं कि इनसे हो सकते कोई एक पॉजिटिव वाइब आए, भगवान उनके जो है घर में किलकारी आ जाए, बच्चा हो जाए। तो ब्रह्मा कहते वो देखो कितनी तड़प रही है, कितना पुत्र की मांग है। तो बोले तो प्रभु दे ही दो। प्रभु ने बोला ठीक है भाई, आशीर्वाद देते, जो भी है पुण्य होता है, उनके घर में किलकारी खिलती है, बच्चे जन्म होता है। अब उसको बहुत लाड प्यार से पालते, उसे खुशी, बहुत से धन लुटाते हैं। होता ही भाई, जिसके 10 साल घर में बच्चा ना पैदा हो, अचानक बच्चा पैदा हो जाए, खुशी हमारे बहुत खुशियां लुटाते हैं। अब ये तो बच्चे पुत्र पा करके कितनी खुशियां लुटाए। अब कहते हैं उसके बाद विष्णु जी बोले कि आपने अपना सब कुछ दिखा दिया, जो आपका कार्यक्रम था आपने दिखाया, अब थोड़ा मैं भी दिखा दूं। जैसे बेटा बड़ा होने लग गया, उसकी उम्र हो गई 20-25, युवा हो गया, उसकी शादी का टाइम बन गया, उसकी शादी हो गई। अब जो धन था सब धन शादी विवाह में खर्च हो गया पुत्र के। अब धीरे धीरे वो जो धन की धीरे धीरे श्रिंक होने लग, कम होने लग गया। अब जैसे धन की कमी होती है, अब किसी के घर में देख लो, आज के जैसे प्रेजेंट टाइम में, जैसे आपका अकाउंट माइनस होता है, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी बीवी को गाली दे देंगे, बच्चों को गाली दे देंगे, माँ बाप को डांट देंगे, उनको वृद्धाश्रम में ढकेल देंगे। क्यों? धन। अब जैसे ही विष्णु जी ये दिखाते हैं कि देखो धन जैसे मैं थोड़ा सा समेटा, अब तैसे लोग के घर में जो कभी पुत्र को लेकर के बड़े प्रेम से एक दूसरे को दुलारते थे, प्यार करते थे, आज वही पुत्र और बहू को गाली दे रहे हैं, वही माँ बाप। अब बेटा जो माँ बाप को गाली दे रहा है, किस कारण? पैसे के कारण। अब पैसे की नीड आज के प्रेजेंट टाइम में इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को लोग गला काट रहे हैं, एक दूसरे को ऊंच नीच बोल रहे हैं, एक दूसरे वीडियो तक का देख के उस पर कमेंट उल्टा सीधा करते हैं। सिर्फ पैसा आना चाहिए, पैसे के लिए वीडियो वायरल के लिए कैसे कैसे कपड़े पहनते, कैसे कैसे एक्टिविटीज कर रहे हैं पैसे के लिए। तो विष्णु जी ने दिखाया है, देखो सबसे प्यारा धन है। आपने पुत्र बोला ना, देखो ये सब कार्यक्रम चलता रहा। उसी बीच में महादेव कहें कि भाई मैं भी थोड़ा तो दिखाऊं। बोले आप भी दिखा दो। अचानक से जो पुत्र था वो गिरता है और उसकी प्राण निकल गई। और जैसे प्राण निकल गई, माँ बाप का थोड़ा सा चक्कर है, ये क्या हो गया? कल तक तो बेटे के लिए जन्म 10 साल हम लोग बहुत प्रयास किए, नहीं हुआ, कैसे हुआ? चलो ठीक है, धन तो नहीं है, लेकिन अब पुत्र ही नहीं रहेगा। अब पुत्र तो छोड़ो, जान निकल गई। अब उसके जान पाने के लिए माँ उधर छाती पीट के रो रही है, बाप उधर बांह पकड़ के रो रहा है, उसकी जो बीवी है वो भी रो रही है, डेहर पकड़ के कोने में बैठ के वो भी रो रही है, पतिदेव चले गए। अब रोते रोते यही माया जाल को फैलाने के लिए तो महादेव और विष्णु ब्रह्मा तीनों लोग वहां से
एक बूढ़े के रूप में साधु के वेश में उतरते हैं धरती पे। बोले चलो अब दिखाते हैं भाई इनका कार्यक्रम, अब देखते हैं दुनिया क्या चाहती है। अब महादेव तो सबसे भाई वही शून्य है, वही इकाई, उन्होंने इस तरीके से रूप दिखा दिया। अब वहां पर क्या हो, जो कभी पुत्र के लिए कोई रो रहा था, कोई धन के लिए रो रहा था, अब जान के लिए सब प्यारे होते जा रहे हैं। लेकिन धरती पे आते हैं, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, और महेश जी क्या करते हैं, जल लिए होते एक कमंडल में, तो बोलते हैं कि इसको मैं ठीक कर दूंगा। अब कोई भी देखता है भाई, मान लीजिए वो कोई मरा व्यक्ति हो और रो रहे हैं, कोई साधु जाएगा तो माँ बाप जरूर होता है, बाबा ठीक कर दो, जो कुछ लेना मेरा जान ले लो, मेरा जान ले लो, इसको ठीक कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ही का जान ले लेंगे, एक कमंडल में थोड़ी सी जहर है, आप पी लो। तो उसकी माँ बोलती मैं नहीं पीऊंगी। बाप को बोले आप पी लो, बोले मैं क्यों पीऊँ, अब तो भले बेटा चले कोई बात नहीं, मैं तो थोड़ा और जी लूँ। जो उसकी पत्नी थी उससे बोले आप पी लो, बोले मैं क्यों पीऊँ, अभी मैं तो और जवान हूँ। अरे मान के ठीक है भाई, मैं अभी दूसरी शादी कर लूंगी। आज के दौर में ही हो रहा। उसके बाद वो जो सोया हुआ है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो लड़का है, उसके दिमाग में यही सब कुछ मैसेज दिखा रहे हैं कि यहाँ दुनिया कोई किसी का है नहीं, सब प्यारे हैं, अपने जान, अपने धन, अपने अपने सब स्वार्थ के लिए। तो कमंडल से जल उसके चेहरे पे मारते हुए उठ के वो बैठ जाता है। तो उसको ये दिखाए कि दुनिया ऐसी एक माया जाल है, सब फंसे पड़े हैं, चाहे कोई यूजीसी नेट की तैयारी में फंसा पड़ा हो, चाहे कोई शादी करने के लिए परेशान हो रहा है, कोई शादी कर लिया बच्चे के लिए परेशान है, कोई बच्चा हो गया तो उसको पढ़ाने के लिए परेशान है। हर एक व्यक्ति, यही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लोग के जाल में इंसान फंसा पड़ा है। लेकिन सबसे प्यारा होता है जान। जो लोग कहते हैं ना हम एक दूसरे की जान दे देंगे, कोई नहीं देता। इससे कहना और करना बहुत फर्क होता है। जब आता है रियल में तो नहीं कोई कर सकता। आज के दौर में आप कोई 10 रुपया ले ले, देखो धन के पीछे भाग जाएगा, भाई मेरा तुमने 10 रुपया दिया कि नहीं। तो ये कहानी इसलिए बताना चाह रहे दोस्तों, बाकी सभी माया जाल है, मैं नहीं कहता कि इसको मत पढ़ो। पढ़ाई का मकसद होता है आप जागरूक हो जाओ। जो लोग आजकल संत बनते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, ये सब बकवास है। आप घर में रहते सबसे बड़ा संत बन सकते हैं, परिवार को लेकर के साथ चल रहे सबसे बड़े आप संत हैं। आप हिमालय और किसी जंगल और पहाड़ों में बसने से कोई संत महात्मा नहीं होता है। रोटी खाने के लिए तभी समाज में आना पड़ता है। तो काफ़ी अलग पॉइंट था, आज कुछ नई चीज़ें बताया दोस्तों, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, सभी मायाजाल, मैं भी फंसा पड़ा हूँ, आप भी फंसे पड़े हैं। अगर मन में लालच द्वेष नहीं आएगा तो इंसान का विकास नहीं होगा। इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो कोई भी चीज़ आगे नहीं होगा। तो दुनिया का चक्र है, सब इसी में फंसे पड़े हैं। तो बुद्ध जी कहते ही हैं कि भैया मध्यम मार्ग अपनाओ, न ज़्यादा सोचो न कम सोचो। ठीक है, अगर कोई रोजी रोटी किसी भी आधार पे बनता है जो आपको बेहतर बनता है, कर लो, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करो, जियो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, बस जिंदगी बेहतर कटनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कल जो है पेपर सेकंड के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, बाकी जो कहानी है इससे आप लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा। लाइफ मोटिवेशन मैं कभी देता नहीं दोस्तों, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीखता हूँ आपकी तरीके से। बट इतना ही जरूर कहूँगा, कभी कभार कोई व्यक्ति परेशान, अगर कोई शब्द किसी के लिए अच्छा बन जाता है तो हो सकता है उसके जीने की चाह बढ़ जाती है। वैसे सभी परेशान हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।